हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स। मरियम हियर। सो आज जो हमारा डिटेल में टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। इसके बेसिक जो सारी चीजें थी जैसे कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं, सेल पोटेंसी में टोटी पोटेंसी और ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज होती है ये क्या होती है, अडल्ट स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमने डिटेल में देख ली थी। यामानाका फैक्टर्स क्या होते हैं, CSIR नेट में इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, DBT एग्जाम में भी कैसे पूछे जा चुके हैं, वो हमने कहीं ना कहीं प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में देखा। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को स्टार्ट करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगी इन्हीं वीडियो सेगमेंट्स के प्रीवियस पार्ट्स को आप अच्छे से पहले चेक करें और फिर इसके ऊपर कंटिन्यू करें। तो अब हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की। तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की डिटेल आती है तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक बेसिक कंसेप्ट जो हम जानते हैं पहले से कि स्पर्म और ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर ये भी आपको पता है कि जब स्पर्म ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा तो वहाँ पूरी होल लॉट ऑफ कैस्केड ऑफ इवेंट्स जो रहते हैं वो पूरे वहां पर होते हैं। जो ओवम की वॉल होती है वो बाकी दूसरे स्पर्म्स के लिए इम्परवियस हो जाती है, एक स्पर्म के लिए वो उसको अलाउ करती है एंट्री, ताकि मल्टीपल स्पर्म्स एंट्री नहीं हो। ये डिटेल्स आपको पता है या नहीं पता हो तो फर्टिलाइजेशन का वीडियो सेगमेंट आप चेक करेंगे तो उसमें आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। तो अभी हमारा उससे अलग ही फोकस नहीं है, हमारा फोकस ये है कि हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को देखें। तो स्पर्म और ओवम का जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो वहां पर पहला सेल जो बनता है उसको हम कहते हैं जाइगोट। तो स्पर्म का जो प्लॉइडी होती है वो n नंबर ऑफ प्लॉइडी होती है, ओवम की n प्लॉइडी होती है और जाइगोट की यहाँ पर 2n यानी कि डिप्लॉइड प्लॉइडी होती है। डिप्लॉइड होते हैं ये और ये हैप्लॉइड होती है, हम जानते हैं। तो जैसे यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसकी इमीडिएटली ही इसके अंदर सेल थोड़ा डिवाइड करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। जाइगोट यहाँ पर बन गया, ये अभी वन सेल पे रहता है, वन सिंगल सेल स्टेज होती है, लेकिन इसकी इमीडिएटली ही वो डेवलप करने लगता है और इसमें क्या होने लगता है, इसमें क्लीवेज होने लगता है। यहाँ पर क्या होता है, क्लीवेज होता है यहाँ पर। और क्लीवेज के टाइम पे यहाँ पर जो चीज होती है वो भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, माइटोसिस होता है, क्योंकि आपको रिडक्शनल डिवीजन नहीं होना चाहिए, इक्वेशनल डिवीजन यहाँ पर होना है। तो माइटोसिस की प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जाइगोट था वो ऐसा 2n जैसे ऐसे सिंगल सेल स्टेज में दिखाई देता था। तो इसके अंदर जब क्लीवेज और माइटोसिस होगा तो ये मान लीजिए 2 सेल बन जाएंगे, लेकिन वो दोनों सेल की भी प्लॉइडी कैसी होगी, 2n वाली होगी। फिर मान लीजिए 2n के अंदर और डिवीजन होगा तो ये 4 सेल की स्टेज में आ जाएगी, डिवीजन होता जा रहा है, लेकिन इनकी भी प्लॉइडी 2n इस टाइप से रहेगी, प्लॉइडी चेंज नहीं हो रही उनकी। तो इन सभी के पास अभी तक यहाँ से जाइगोट से जब हम यहाँ 4 तक आए हैं तो इन सभी के पास सेम जेनेटिक जो इनका मेकअप होता है वो सेम दिखाई देता है। तो ये जाइगोट जो है लगातार इसमें स्प्लिटिंग होती जा रही है और वो इतना बड़ा होता जा रहा है। बड़ा तो इतना साइज में डिफरेंस नहीं आता बस, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक सेल से हम 4 सेल की स्टेज तक आ गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास जो चीज बन जाती है वो एक तरह का मास ऑफ सेल्स बन गई। पहले हमारे पास सिर्फ एक सेल था, लेकिन अब हमारे पास मास ऑफ सेल्स है। तो इसको अब इस स्टेज पर हम क्या कहने लगते हैं, हम इसको कहते हैं मॉर्यूला। क्या कहते हैं, मॉर्यूला। पहले भी पढ़ा होगा आपने। मॉर्यूला नाम इसका क्यों रखा गया, क्योंकि जो मलबेरीज होती है मलबेरीज जैसा दिखाई देता है, तो मलबेरी और मॉर्यूला नाम थोड़ा सिमिलर आपको लग रहा होगा, उसके बेसिस पर मॉर्यूला नाम यहाँ पर इसका रखा गया है। तो मॉर्यूला मलबेरी से डिराइव किया हुआ वर्ड है। अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि यही जो मॉर्यूला है, मास ऑफ सेल्स हमारा जो कि मलबेरी जैसा दिखाई देता था, वो करीब आप समझिए 16 सेल्स तक की किसी एक स्टेज पर पहुंचता है। 16 सेल्स हो गए अभी तक, जैसे यहाँ 4 दिखाई दे रहे थे, करीब 16 सेल्स यहाँ पर आपके पास आ गए। अब वो जो 16 सेल्स यहाँ पर आते हैं वो 16 सेल्स एकदम ये सब एकदम होना शुरू हो गया जाइगोट में, इमीडिएटली क्लीवेज स्टार्ट हो गया, वो सारी बात सही है, स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई, वो सब सही है। लेकिन ये जो 16 सेल्स की स्टेज है ये करीब आप समझिए 5 to 6 डेज में आई, यानी कि एक बार जब जाइगोट बना तो जाइगोट बनने के 5-6 दिन बाद अगर आप देखोगे उस जाइगोट को तो वो कैसा हो जाएगा, अब उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल बात कर रहे हैं। तो करीब 16 सेल्स का एक और मास ऑफ सेल्स बन जाएगा और वो थोड़ा अब जो दिखाई देता है वो थोड़ा स्फीयर जैसा दिखाई देता है। समझ में आ रही बात। मैं यहाँ पर पूरे 16 सेल्स नहीं बना पाऊंगी, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे ऐसे सर्कल्स रहेंगे, ये सर्कल्स हैं, फिर उसके अंदर दूसरे कलर के सर्कल्स हम बना लेते हैं, ये ऐसे सर्कल्स हैं, छोटी छोटी सेल्स। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। और इस स्टेज के ऊपर यहाँ पर हम जो हमारा ये जो मॉर्यूला पहले कहलाता था उस चीज को यहाँ पर 2 डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो 2 लेयर्स क्या होती है, ये जो रेड वाली बाहर वाली लेयर होती है उसको अलग नाम दिया जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा आउटर सेल्स है। तो आउटर सेल्स जो होते हैं उनका नाम रहता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम रहता है, ट्रोफोब्लास्ट। मैं थोड़ा छोटा करके इसे दिखा रही हूँ, मुझे एक ही जगह पर सारी चीजों को शो करना था, इसीलिए आप इसको प्रॉपर वे में डायग्राम बनाएंगे। तो अगर मैं इनर की बात करूं आप उसकी भी बात कर सकते हैं। इनर का नाम जो रहता है वो उसको हम इनर सेल मास भी कह सकते हैं, क्योंकि इनर है तो इसी को ICM या फिर इनर सेल मास कहते हैं। और उसका दूसरा नाम होता है एम्ब्रियोब्लास्ट।
एम्ब्रियो ब्लास्ट। अच्छा एक चीज और मैं जो आपको यहाँ पर बता रही हूँ ना, ये ह्यूमंस के लिए बता रही हूँ। ऐसे एम्फीबियंस, फ्रॉग, टेडपोल्स, इसकी डिटेल भी हम पढ़ते आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आपको ह्यूमंस के, मैमल्स के एग्जाम्पल लेकर समझा रही हूँ। तो टर्मिनोलॉजी बहुत कुछ हद तक मेरी मैमल्स और ह्यूमंस के लिए ही रहने वाली, तो उसको आप अपने माइंड में रखेंगे। सो अब इनर सेल मास वर्ड आ गया, एम्ब्रियो ब्लास्ट वर्ड आ गया, ये पूरा होल क्रक्स है इस वीडियो का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बिल्कुल फोकस करना है आपको। और इसी में, इसी स्फीयर जैसा जो स्ट्रक्चर है ना, इसको भी कोई मैं नाम नहीं दे रही हूँ। थोड़े दिन में, थोड़ी सी दिनों में इसमें इनर सेल मास के आसपास एक फ्लूइड भरने लगता है। समझ में आ रही बात? तो अब जब वो फ्लूइड भर जाएगा तो वो कुछ किस तरह का स्ट्रक्चर होगा वो हम यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से चल रहा था। ये हमारे सर्कल्स थे, ये सर्कल सर्कल सर्कल। मैं इसको ना, मैं स्प्रिंग के फॉर्म में बना रही हूँ क्योंकि मुझे सर्कल बनाने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे यहाँ पर। तो ये हमारा क्या था, सर्कल सर्कल बाहर वाली हमारी ट्रोफोब्लास्ट थे, आउटर लेयर थी हमारी। और अब हमारा इनर सेल मास था। तो अब क्या होता है, इनर सेल मास थोड़ा सा एक साइड होने लग जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस एरिया में इनर सेल मास हो गया। पहले पूरी जगह था ना, अब थोड़ी सी इसने स्पेस यहाँ पर लूज कर दी है। तो हमारा इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट थोड़ा सा एक पोर्शन में यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अब वहां पर जो शिफ्ट हुआ तो कुछ जगह वहां पर खाली रह गई। समझ में आ रही है हमें बात? जो खाली जगह वहां रह जाती है उसको यहाँ पर कहते हैं ब्लास्टोसील। क्या कहते हैं उसको? ब्लास्टोसील कहते हैं। तो मैं इसको कौन से पेन से रिप्रेजेंट करूं? मेरे पास डिफरेंट कलर के पेन्स थोड़े से शॉर्टेज में, मैं आज कलर पेन्स लेकर बैठना भूल गई थी। चलिए कोई बात नहीं। ये हमारी स्पेस जो होती है इसको कहते हैं ब्लास्टोसील, जहां पर एक फ्लूइड फिल हो जाता है। अब इस स्टेज में इस चीज को, जैसे इस स्टेज में मैंने यहाँ पर से नाम देना शुरू किया था, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से यहाँ पर कुछ, ये स्टेज पे मैंने कोई नाम नहीं दिया। यहाँ पर एक मास ऑफ सेल्स पे मैंने नाम दिया मॉर्यूला। फिर थोड़े आगे बढ़े, 16 सेल्स की स्टेज पे मैंने यहाँ कोई नाम नहीं दिया था स्पेशल। लेकिन यहाँ पर अब इसी चीज में आप देखोगे जब यहाँ पर ब्लास्टोसील बन जाती है तो इस स्टेज पर मैं इस चीज का नाम रख रही हूँ और उसका नाम रहता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं इसको? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। नाउ यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा होगा बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव सीन इन बुक्स ऑफ बायोलॉजी कि वहां पर वो उसको ब्लास्टो कुछ और भी नाम देते हैं। एक और आपको नाम मैं अभी बता रही हूँ, लेकिन ह्यूमंस के लिए ना स्टूडेंट जो नाम यूज करना होता है वो ब्लास्टोसिस्ट होता है। मैं आपको ह्यूमंस के लिए, मैमल्स के लिए बता रही हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट रखा। एम्फीबियंस में डिफरेंट हो जाता है। तो जो दूसरा नाम इस ब्लास्टोसिस्ट का यूज होता है ना, वो रहता है ब्लास्टूला या फिर ब्लास्टोस्फीयर। लेकिन ब्लास्टूला या फिर आप ब्लास्टोस्फीयर कह दो, ये आप किसके लिए कहते हो? ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए कहते हो। और मैं आपको ह्यूमंस के लिए बता रही हूँ, इसलिए बुक में आपको अगर ब्लास्टूला दिखाई दे भी रहा है, क्योंकि नॉर्मली वो यूँ समझाते हैं कि मॉर्यूला से ब्लास्टूला बनता है। दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बनता है, मॉर्यूला के बाद ब्लास्टूला बनता है, या उस ब्लास्टूला को ब्लास्टोस्फीयर भी कहते हैं। बट हम जिसके लिए पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन है, तो ह्यूमन में ब्लास्टूला को या ब्लास्टोस्फीयर को नाम क्या दिया जाता है? ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। इसके ऊपर बहुत फोकस करना है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इतना डिटेल में इसको बताया। तो वो टेडपोल्स और दूसरे एम्फीबियंस और सारे फ्रॉग और सारी चीजों के ऊपर आता है, इसलिए वहां पर वो लोग ब्लास्टूला ब्लास्टोस्फीयर की चीज इंक्लूड करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज मेन स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्टेज के ऊपर हम इनर सेल मास को, जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, और जो आउटर सेल, आउटर लेयर थी, सेल नहीं कहना चाहिए, आउटर लेयर थी जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसमें डिफरेंस बता सकते हैं। इसी स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। बट इन सम बुक्स यू विल फाइंड ब्लास्टूला और ब्लास्टोस्फीयर ऑल्सो रिटन देयर, बट वी आर स्टडिंग फॉर ह्यूमंस, सो जस्ट माइंड दी वर्ड हियर ब्लास्टोसिस्ट। अब यहाँ पर थोड़ी सी और अच्छी बात करते हैं। ये जो ग्रीन पोर्शन है ना, ग्रीन पोर्शन, ये ही यहाँ पर बाद में जाकर क्या बनाता है? ग्रीन पोर्शन एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है। कोई पूछ ले कि ऑर्गेनिज्म कौन से पार्ट से बनता है, तो वो जो अंदर वाला पोर्शन इनर सेल मास होता है, एम्ब्रियोब्लास्ट होता है, उसी से ऑर्गेनिज्म बाद में जाके बनता है। फॉर्म्स ऑर्गेनिज्म। तो अब सवाल उठता है, तो ये आसपास वाली आउटर लेयर ये क्या करती है, इसका क्या काम है? तो वो कुछ नहीं बल्कि एक प्लेसेंटा फॉर्म करती है। प्लेसेंटा फॉर्म करती है, तो फॉर्म्स प्लेसेंटा। बाहर वाली लेयर प्लेसेंटा फॉर्म करती है, अंदर वाले ग्रीन कलर के सेल्स ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। नाउ अगेन फोकस हमारा वीडियो पे अभी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स पे। तो मैं यहाँ डिटेल आपको प्लेसेंटा की नहीं बता रही हूँ। प्लेसेंटा क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी सारी डिटेल, कितनी तरह की प्लेसेंटा होती है, जितनी डिटेल्स है मैंने वीडियो सेगमेंट्स ऑलरेडी बना रखे चैनल पर, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। आप उसको चेक करके वहां से उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी हम इस पे समझ रहे हैं।
अभी लेकिन इस स्टेज में हमें ये नहीं पता कि ये ऑर्गेनिज्म तो बनाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इधर वाला एक सेल जो है वो लिवर के लिए काम करे, इधर वाला सेल मसल बनाए, इधर वाला बाद में जाकर नर्वस सिस्टम बनाए, तो अलग अलग काम बाद में हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो एक सेल का मास है। अच्छा, एक चीज और, हर स्टेज में जैसे यहाँ जाइगोट से ये 2 सेल बने, ये सेल्स बने, तो यहाँ ये जो पर्टिकुलर सेल्स हम यूज करते हैं ना, ये सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। तो ओरिजिनली कोई स्टेज का नाम नहीं है ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। आपको क्या क्या टर्मिनोलॉजी मैंने इस वीडियो सेगमेंट में बताई, उसका अगर नाम भी अगर एक तरफ लिख लेना। एक जगह मैंने बताया जाइगोट, फिर मैंने कहा एम्ब्रियो अलग चीज होती है, जाइगोट अलग चीज होती है, फिर हमने कहा मोर्यूला अलग चीज होती है, फिर हमने बात की मोर्यूला के बाद एक स्टेज हमने बात की थी कि उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, लेकिन ब्लास्टोसिस्ट ह्यूमन के केस में कहते हैं। उसी की साथ में कुछ 2 नाम और मैंने बताए कि कभी कभी वहां पर आपको ब्लास्टूला का नाम भी दिखेगा, आपको ब्लास्टोस्फियर का नाम भी दिखेगा, ठीक है, ये चीजें आपको दिखेगी। फिर अभी मैं जो बोल रही थी आपको, ब्लास्टोस्फियर हो गया, ये वाली बात समझ में थी, इसको ये नाम भी कह सकते हैं, इतनी चीज हो जाती है। लेकिन बीच बीच में जो सेल्स, एक पर्टिकुलर सेल की हम बात करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर नाम क्यों रखा, ये स्पोर्स होता है इसका मीनिंग, स्पोर्स, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में इसको स्पोर्स कहते हैं, तो उसके बेसिस पर ब्लास्टोमियर का नाम रखा। तो ब्लास्टोमियर कुछ नहीं है, बस सेल्स है। हर पर्टिकुलर स्टेज पे हम कह सकते हैं कि ये वाले मोरिल्ला में जो सेल्स थे वो भी ब्लास्टोमियर से बन रहे थे, यहाँ पर भी सेल्स जो है वो ब्लास्टोमियर है, ये भी सेल्स ब्लास्टोमियर है, वो एक नॉर्मल वर्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है जो यहाँ ऑर्गेनिज्म बनाता है, जो कि इनर सेल मास है, जो कि एम्ब्रियोब्लास्ट है, इस ग्रीन सेल मास को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो फाइनली हम हमारे वर्ड पर आ गए कि किसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहते हैं। तो यहीं पर से हमारी टर्मिनोलॉजी हमें मिल जाती है। जो हमारा ICM होता है, यहाँ पर हमारा एम्ब्रियोब्लास्ट होता है, हम कह सकते हैं वो क्या होता है, वो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। समझ में आ रही है बात, यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बहुत डिटेल में समझा रही हूँ मैं, बहुत ध्यान से सुनिए। और इस ICM एम्ब्रियोब्लास्ट के पास एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जिसको हम कहते हैं, इसके पास बहुत ज्यादा प्लास्टिसिटी होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे प्लास्टिसिटी वर्ड कहाँ से आ गया, ये क्या प्लास्टिक होता है? नहीं, प्लास्टिसिटी का मीनिंग होता है जब किसी चीज में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि वो बहुत सारी डिफरेंट चीजों में कन्वर्ट हो सकता है, उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। क्योंकि प्लास्टिक को भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लास्टिक का नाम भी इसलिए प्लास्टिक रखा, क्योंकि एक प्लास्टिक से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। हम उससे यूटेंसिल्स बना सकते हैं, हम उससे टेबल बना सकते हैं, हम उससे कपबोर्ड्स के जो लिड्स होते हैं वो बना सकते हैं, मतलब बहुत सारे उसके फंक्शंस होते हैं। तो एक चीज को जब आप होल लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के पास प्लास्टिसिटी, इसका मतलब है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बहुत सारी डिफरेंट तरह की चीजों में चेंज हो सकता है, अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए ये जो थ्योरी है ये बहुत ज्यादा मतलब चेक करी साइंटिस्ट ने, तब उन्होंने नाम रखा। तो इनके पास क्या ताकत होती है, क्षमता होती है, पोटेंशियल होती है, वो आप समझिए। मान लीजिए बॉडी में किसी के एक नर्व सेल है, ठीक है, ये नर्व सेल है, मान लो मैंने बहुत अजीब से ड्रॉ किया पर ठीक है, समझ लेंगे। तो ये कोई नर्व सेल है, इसको यहाँ पर डैमेज आ गया है, खराब हो गया है, इस पोर्शन से कोई प्रॉब्लम आ गई। अब नर्व सेल डैमेज हो गया यानी कि उस इंसान को पैरालिसिस हो सकता है, उसको कोई नर्व डिसफंक्शन हो सकता है, उसको स्क्लेरोसिस, कोई भी प्रॉब्लम वहां पर उसको हो सकती है। बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होगी कि नर्व सेल डैमेज हो गया है। तो अब नर्व सेल को डैमेज हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि कहा जाता है कि अगर उस स्टेज पर इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को, यानी इनर सेल मास के सेल को आप यहाँ पर लाकर पुट कर देंगे, लगा देंगे, तो ये यहाँ पर इसको क्योर कर देगा और वहां पर वो वापस से नर्व सेल ऐसा हो जाएगा जैसे पहले एक नर्व सेल हुआ करता था, बिल्कुल उसको ठीक कर देगा। तो नर्व सेल्स को रिपेयर कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा साइंस में हमारे पास एक बेनिफिट आ गया कि कहा जाता है कि अगर किसी को बाद में जाके फ्यूचर में ट्रांसप्लांट करना, हार्ट ट्रांसप्लांट करना, तो हार्ट से मैचिंग स्टेम सेल्स अगर लगा दी जाएगी तो हार्ट को ही ठीक कर देंगे। तो ये इस पे और भी रिसर्च की जा रही है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज मानी जाती है हमारे पास। और अगर आपने सुना होगा आजकल तो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है स्टेम सेल बैंकिंग। तो उसमें एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं कि मान लीजिए किसी इंसान के कुछ प्रॉब्लम है इंसान को, तो उसके मैचिंग या तो उसी इंसान के स्टेम सेल्स मिल जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, या किसी के मैचिंग स्टेम सेल्स मिल जाते हैं तो वो उसके ऑर्गन को डोनेट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, उस इंसान को एक नई लाइफ मिल सकती है। स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में आपने सुना होगा वैसे। तो ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है ना, ये प्लास्टिसिटी वाले हैं और बहुत सारी डिजीजेस, अनक्यूरेबल डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं। अनक्यूरेबल डिजीजेस को क्योर करने में भी बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छी चीज है ये।
लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब आप सोचोगे फिर इतनी अच्छी चीज है तो फिर यूज करके सारे सब इंसानों की डिजीजेस को क्योर क्यों नहीं कर लिया जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस स्टेज पे से जहां पर ये आपको इनर सेल मास दिखाई देता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को यहाँ से लेने की कोशिश करते हैं, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो पूरा एम्ब्रियो यहाँ पर बन रहा था वो ही वहां पर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। और अगर एम्ब्रियो ही डाई कर जाएगा तो उस मदर वो कौन माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चे को यहाँ पर जाने देगी। तो वो उसके मतलब आप वहां से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के फायदे देख सकते हो, लेकिन आप उसको निकाल नहीं सकते, वहां से एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं पॉसिबल है। थोड़ी ये इसके ऊपर एक डिबेट रहती है हमेशा कि कैसे हम किसी एक ऑर्गेनिज्म जो कि पैदा होने वाला है, जिसकी बर्थ होने वाली है, उसकी हम डेथ पहले करवा देते हैं किसी और को जीवन देने के लिए। तो वो ठीक है या नहीं, इस पर डिबेट चल रही है। क्यों तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि देखिए इसके पास पोटेंशियल है कि अगर ऑर्गेनिज्म बाद में बना सकता है तो आप उसकी जान कैसे ले रहे हो, आप किसी ह्यूमन बीइंग की जान नहीं ले सकते, ये गलत है। तो ये एक वो है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, किसी के पास जान ऑलरेडी है तो उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा डोनेशन करके इसको अगर यहाँ पर इसकी डेथ कॉज करवा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। तो वो एक डिबेट वहां चलता रहता है और साइंस में डिबेट्स में एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये थोड़ी बहुत कहानी थी जो कि मुझे यहाँ आपको बतानी थी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की। अच्छा, मैं यहाँ पर बार बार एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कह रही हूँ तो इसका एम्ब्रियो लगाने की जरूरत क्या है, कुछ सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन आया होगा माइंड में। तो आपको पता होगा कि एक दो मेन होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में बात की थी। एक तो होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं, और दूसरे होते हैं अडल्ट स्टेम सेल्स, अडल्ट स्टेम सेल्स। अडल्ट स्टेम सेल्स के बारे में भी आपको पता है, इनका दूसरा नाम भी पता होना चाहिए आपको, सोमेटिक स्टेम सेल्स कहते हैं इनको, ठीक है, ये वर्ड पता होना चाहिए। लेकिन अडल्ट स्टेम सेल्स ना इतने ज्यादा प्लास्टिक नहीं होते, प्लास्टिक यानी इतनी चीजों में कन्वर्ट नहीं हो सकते, जैसे एक पूरा होल लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते। जैसे आपको पता है बोन मैरो में स्टेम सेल्स का थोड़ा कंसेप्ट होता है ना, वैसे आपको पता होगा हीमोपोटिक स्टेम सेल्स, ये सब एडल्ट स्टेम सेल्स जैसे होते हैं। तो ये कुछ चीजें बना सकते हैं, लेकिन पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना इज नॉट देयर जॉब, ये पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना पाते, इनका ये प्रॉब्लम है, राइट। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये पोटेंशियल रखता है एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, तो इसके पास एक पोटेंशियल ये भी है कि मिलियंस ऑफ लाइफ को बचा सकता है। तो आप किसको सपोर्ट करते हैं, चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हमें एक आइडिया भी लगे कि क्या कम्युनिटी ओवरऑल सोच रख रही है। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप अपना पॉइंट यहाँ पर रखें ताकि एक चीज हमें भी पता चले कि आगे जाकर क्या स्कोप हो रहा है इसके अंदर। यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन थोड़ा सा बता देती हूँ। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के अंदर अगर नोट करना है तो लिखिएगा, फ्रॉम वेरी अर्लीस्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन अ स्पर्म फर्टिलाइजेस एन एग, दीज सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। या फिर आप डायग्राम से समझिए, हाँ, जाइगोट। फिर दिस सिंगल सेल्ड जाइगोट देन स्टार्ट्स टू डिवाइड फॉर्मिंग 2, 4, 8, 16 cells and so on. Now it's called an embryo. इस स्टेज पे आते आते हम एम्ब्रियो की स्टेज कहलाने लगती है। एम्ब्रियो, जब ये एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन यूटेरस, दिस मास ऑफ अराउंड 150 to 200 सेल्स इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। इस स्टेज पर आके यहाँ पर जितने सेल्स हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 150 से लेकर 200 सेल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन यूटेरस, इस स्टेज पर, हाँ, ये ब्लास्टोसिस्ट वाली जो स्टेज होती है ना, इसी वक्त वो जो एम्ब्रियो होता है वो अब यूटेरस में इम्प्लांट हो जाता है। और यूटेरस में इम्प्लांट होता है तो अब यहाँ पर इसको प्लेसेंटा बनाने के लिए भी इसके आसपास वाले सेल्स हेल्प कर देते हैं, और ऑर्गेनिज्म बनने की ग्रीन सेल्स तो यहाँ पर है। तो इस स्टेज में एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन यूटेरस, दिस मास ऑफ अराउंड 150 to 200 सेल्स इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कम फ्रॉम अ ब्लास्टोसिस्ट दैट इज 4 to 5 days ओल्ड। अब जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हम बात कर रहे थे ना यहाँ पर कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल फाइनली यहाँ पर बन जाते हैं, तो ये इनर सेल मास इसी स्टेज पर होता है। कौन सी स्टेज पर, ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज पर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कौन सी स्टेज पर देख सकते हैं, स्टेज का नाम भी यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं, स्टेज का नाम हो जाता है यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। वो स्टेज यहाँ पर यूजफुल दिखाई देती है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए थी। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कम फ्रॉम अ ब्लास्टोसिस्ट दैट इज 4 to 5 days ओल्ड। और उस ब्लास्टोसिस्ट में फिर मैंने आपको क्या बताया, ये ब्लास्टोसिस्ट थी, यहाँ पर मैंने आपको बताया द ब्लास्टोसिस्ट कंटेन्स ऑफ 2 parts, आउटर सेल मास दैट बिकम्स प्लेसेंटा, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं, एंड द इनर सेल मास जिसको हम आईसीएम भी कहते हैं, या फिर हम उसको एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं, डेवलप इनटू ह्यूमन बॉडी। ये समझ में आती बात। अब ये जो आईसीएम है, इनर सेल मास, इसकी बात समझते हैं। आईसीएम इज वेयर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर फाउंड। आईसीएम वहां होता है जहां पर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स पाए जाते हैं।
विथ राइट स्टिमुलेशन सेल्स कैन बिकम ब्लड सेल्स। अगर इन सेल्स को सही से स्टिमुलेट किया जाए तो सेल्स ब्लड सेल्स बना सकते हैं, स्किन सेल्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ बताया था ना, कुछ सेल यहाँ पर स्किन सेल्स बनाएंगे, कुछ ब्लड सेल्स बनाएंगे, कुछ लिवर में बनाएंगे, एंड अदर सेल टाइप्स दैट द बॉडी नीड्स। इन अर्ली प्रेगनेंसी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो होती है कंटिन्यूज फॉर अबाउट 5 days। ये स्टेज कितने दिनों तक होती है? ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज फॉर 5 days रहती है। 5 दिनों तक ब्लास्टोसिस्ट के ही फॉर्म में एम्ब्रियो रहता है। यानी कि अगर आपको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट आउट करने हैं बॉडी में से, तो 5 दिन जब ये ब्लास्टोसिस्ट ऐसा ही रहता है जैसा है, उस वक्त आपको वहां पर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को यूज करना होता है। सो इन अर्ली प्रेगनेंसी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कंटिन्यूज फॉर अबाउट 5 days बिफोर एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन यूटेरस। यूटेरस के अंदर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होने से पहले 5 दिन तक ये डायरेक्टली नॉर्मल वे में वहां पर ऐसा कैसा रहता है, जिस स्टेज पर आप वहां पर उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए एट दिस स्टेज। और यही स्टेज पे स्टेम सेल्स बिगिन टू डिफरेंशिएट, और इस स्टेज पे स्टेम सेल्स का डिफरेंशिएशन भी शुरू हो जाता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, अब ये भी पता होना चाहिए कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स किस में डिफरेंशिएट होते हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कैन डिफरेंशिएट इनटू मोर सेल टाइप्स देन अडल्ट स्टेम सेल्स। ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएट होने की क्षमता इनके पास होती है। तभी तो हमने कहा था इनके पास प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है और इनके पास प्लास्टिसिटी बहुत कम होती है, और इसके पास प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की जितनी डिटेल्स इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो गई है। पूरा डिटेल में हमने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को समझ लिया। प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है, पी का मीनिंग यहाँ पर ये है। अडल्ट स्टेम सेल्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए, सोमेटिक स्टेम सेल्स इसका दूसरा नाम होता है, जिसमें प्लास्टिसिटी कम होती है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस पर भी पॉइंट्स लिखवा देती हूँ, लिखिएगा। adult stem cells also called tissue specific or somatic stem cells exist throughout body from time an embryo develops। जैसे एक एम्ब्रियो डेवलप करता है उस टाइम से ही उसके अंदर आ जाते हैं। सेल्स शो नॉन स्पेसिफिक स्टेट बट मोर स्पेशलाइज्ड देन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। स्पेशलाइजेशन इनके पास ज्यादा होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के कंपैरिजन में, हाँ, लेकिन प्लास्टिसिटी इनके पास कम होती है। As body is constantly renewing its tissues, regularly divide to produce new body tissues। ये regularly divide करते हैं जिससे कि नए body tissues बन जाए for maintenance and repair। थोड़ा सा अगर देखें यहाँ अडल्ट स्टेम सेल्स इन टिश्यू के एग्जाम्पल वो देख लीजिए। ब्रेन, बोन मैरो में ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्किन, लिवर, अडल्ट स्टेम सेल्स बाय रीप्रोग्रामिंग। जो आईपीएस मैंने आपको बताया था ना यामानाका फैक्टर्स का, वही आईपीएस है। ये सब हम पढ़ चुके। जैसे उसी तरह से आपको पता है कि मान लीजिए अडल्ट स्टेम सेल का लीनेज अगर हम समझे तो स्टेम सेल से माइलॉइड स्टेम सेल्स बनते हैं, माइलॉइड, ठीक है, माइलॉइड स्टेम सेल बनते हैं। उसके अलावा लिम्फॉइड की स्पेलिंग आती होगी, वैसे लिख देती हूँ यहाँ पर, लिम्फॉइड स्टेम सेल बनते हैं। इससे माइलॉइड ब्लास्ट बनता है, यहाँ पर माइलॉइड ब्लास्ट बनता है। इसके इधर देखें तो ये लिम्फॉइड ब्लास्ट बनता है। उसके बाद ये यहाँ पर माइलॉइड ब्लास्ट जो होता है, इससे 3 चीजें हम बनती हुई बता सकते हैं। आरबीसीज जो कि रिथ्रोसाइट्स होते हैं, मैंने आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज की कल डिटेल में आपको बताया था, प्लेटिलेट्स, ये सारी चीजें बन सकती है, तो ये आ जाती है, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल्स बन गए, ये हो गया। और लिम्फोइड्स में भी आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर भी जो सेल्स हैं वो फॉर्म करेंगे, तो वो सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। तो ये लिम्फोसाइट्स बन गए। इस टाइप से चीजें समझ में आ रही होगी आपको। यहाँ पर ये एक एग्जांपल था, एक लीनिएज था। उसी तरह से मीजनकाइमल स्टेम सेल का मैं आपको सिर्फ ओरली बता देती हूँ। मीजनकाइमल स्टेम सेल्स में क्या होता है कि अगर उनको सेल्फ रिन्यूअल करा तो वापस से मीजनकाइमल स्टेम सेल बना लेंगे, लेकिन अगर उनको डिफरेंशिएट करवा दिया तो डिफरेंशिएट होने के बाद वो ऑस्टियोसाइट, एंडोथीलियल सेल, कॉन्ड्रोसाइट, एडिपोसाइट, ओडोंटोब्लास्ट, न्यूरॉन, इतनी सारी डिफरेंट चीजें बना सकते हैं। कौन? मीजनकाइमल स्टेम सेल्स। तो ये चीज पता होना थी। तो अडल्ट स्टेम सेल्स में ही और कंटिन्यू करके कुछ और पॉइंट्स भी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, वो लिखिएगा। दे आर डिफिकल्ट टू फाइंड, इनको आसानी से आप नहीं ढूंढ सकते हैं। स्टे नॉन डिवाइडिंग एंड नॉन स्पेसिफिक फॉर ईयर्स अंटिल बॉडी कॉल्स देम टू रिपेयर और ग्रो न्यू टिश्यू। अडल्ट स्टेम सेल्स कैन डिवाइड और सेल्फ न्यू इंडेफिनेटली, ये डिवाइड भी कर सकते हैं और सेल्फ रिन्यू भी कर सकते हैं, इनडेफिनेटली कर सकते हैं जितना चाहे। दे कैन जनरेट वेरियस सेल टाइप्स फ्रॉम ओरिजिनेटिंग ऑर्गन और इवन रीजनरेट ओरिजिनल ऑर्गन। एग्जाम्पल स्किन वुंड हीलिंग, अगर स्किन पे कोई वुंड आ जाता है तो स्किन खुद से हील कर लेती है। और ऑर्गन सच एज लिवर रीजनरेशन, लिवर भी खुद रीजनरेट हो जाता है। कैन रिपेयर इटसेल्फ फ्रॉम डैमेज। ये सारी चीजें अडल्ट स्टेम सेल्स की एग्जाम्पल में आती है।
तो यहाँ पर ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। टोटीपोटेंट और जो टोटीपोटेंट होते हैं नॉट सेल्फ रिन्यूइंग जाइगोटिक स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट सेल्फ रिन्यूइंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, मल्टीपोटेंट सेल्फ रिन्यूइंग मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, रेस्ट्रिक्टेड पोटेंशियल सेल्फ रिन्यूअल प्रोजेनेटर सेल्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर बन जाते हैं रेस्ट्रिक्टेड डिवीजन, नॉट येट फंक्शनल, इमेच्योर डिफरेंशिएट, लीनियर कमिटेड, उसके बाद नॉन डिवाइडिंग एंड फुल्ली फंक्शनल मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स। इसी वीडियो में एक चीज और पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर हमारी, जिसको कहते हैं यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स। क्या यूजेस होते हैं स्टेम सेल्स के? तो यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स को भी मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ। स्टेम सेल्स के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला यूज होता है इसका, ये टिश्यू रीजनरेशन में हेल्प करते हैं, टिश्यू के रीजनरेशन में। फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज के ट्रीटमेंट, जो दिल की बीमारी होती है ना, कार्डियोवास्कुलर कहते हैं उसको, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए ना ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ब्रेन डिजीज ट्रीटमेंट, ब्रेन की डिजीज का ट्रीटमेंट होता है। डिजीज और ट्रीटमेंट की स्पेलिंग तो आपको आगे होगी, उसमें हेल्प करते हैं। उसके बाद सेल की डेफिशिएंसी, सेल की डेफिशिएंसी जो होती है, सेल की डेफिशिएंसी थेरेपी जो होती है, उसमें यूजफुल होते हैं। सेल के अंदर कोई डेफिशिएंसी हो रही है ना, तो उसकी प्रॉब्लम में हेल्प कर देते हैं। ब्लड डिजीज ट्रीटमेंट करते हैं, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, इन सभी चीजों में स्टेम सेल का यूज होता है। समझ में आ गया होगा यहाँ से। इसके अलावा क्या होता है कि डोनेटिंग और हार्वेस्टिंग स्टेम सेल से एक टॉपिक रहता है। तो डोनेशन 3 जगहों से आ सकता है, वो भी बता देते हैं यहाँ पर। सो डोनेटिंग और हार्वेस्टिंग स्टेम सेल्स, डोनेशंस कैन कम फ्रॉम बोन मैरो, पेरिफेरल स्टेम सेल्स एंड अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड। बोन मैरो की बात करते हैं, सो दीज सेल्स आर टेकन अंडर अ जनरल एनेस्थेटिक। बोन मैरो से जब भी सेल निकालने होते हैं स्टेम सेल, एक जनरल एनेस्थेटिक की मौजूदगी में ही किया जाता है। यूजुअली कहाँ से बोन मैरो वाले स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं? यूजुअली फ्रॉम द हिप और पेल्विक बोन। हिप और पेल्विक बोन के अंदर से, यहाँ पर याद रखना आपको, हिप या फिर जो पेल्विक बोन होती है वहां से बोन मैरो के स्टेम सेल्स मिलते हैं, पेल्विक बोन, ये वर्ड बिल्कुल नहीं भूलना है। उसके बाद पेरिफेरल स्टेम सेल्स की बात करें, अ पर्सन रिसीव्स सेवरल इंजेक्शंस दैट कैन कॉज देयर बोन मैरो टू रिलीज स्टेम सेल्स इनटू ब्लड। अगर बोन मैरो के अंदर कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो कि अगर लगा दिए जाए इंसान को, तो बोन मैरो क्या करती है? बोन मैरो स्टेम सेल्स को कहाँ पहुंचा देती है? ब्लड के अंदर पहुंचा देती है। तो अगर बोन मैरो से ब्लड के अंदर आ जाएंगे स्टेम सेल्स, ब्लड में पहुंच गए स्टेम सेल्स, यहाँ पर आ गए, तो उस सिचुएशन को हम पेरिफेरल स्टेम सेल्स में पढ़ते हैं। उसके बाद क्या करा जाता है कि जो ब्लड है उसको रिमूव किया जाता है फ्रॉम बॉडी, सेपरेट्स आउट स्टेम सेल फ्रॉम ब्लड एंड रिटर्न ब्लड टू बॉडी। तो ब्लड को अब बॉडी से ही बाहर निकालेंगे इंसान को, उसके ब्लड में से स्टेम सेल्स को निकालेंगे। स्टेम सेल्स निकालने के बाद वापस से वो जो ब्लड बॉडी से बाहर निकाला था किसी इंसान के, उसको उसके बॉडी में वापस डाल दिया जाएगा। तो इसको कहते हैं पेरिफेरल स्टेम सेल्स। उसके बाद होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड में स्टेम सेल्स कैन बी हार्वेस्टेड फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जब बर्थ के टाइम पे बच्चे के प्लेसेंटा से जो अटैच दिखाई देती है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड में भी स्टेम सेल्स होते हैं। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड में से निकाली जाती है आफ्टर डिलीवरी विथ नो हार्म टू न्यूबॉर्न। इसके अंदर न्यूबॉर्न को कोई हार्म नहीं पहुंचता, इसलिए सबसे बेस्ट चीज ये अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड वाला ही ऑप्शन होता है। सम पीपल डोनेट कॉर्ड ब्लड एंड अदर स्टोर इट। कुछ लोग इस अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी अम्बिलिकल कॉर्ड को डोनेट कर देते हैं इन स्टेम सेल बैंकर्स के पास, और कुछ चाहते हैं तो वो खुद के लिए स्टोर करके उसको रख लेते हैं, बैंक में स्टोर करके रखते हैं कि कभी फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ी तो उनके पास उनके स्टेम सेल्स मौजूद रहेंगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो ये चीजें थी कि डोनेटिंग और हार्वेस्टिंग किस टाइप से होती है। तो बोन मैरो में दी सेल्स आर टेकन अंडर अ जनरल एनेस्थेटिक यूजुअली फ्रॉम द हिप और पेल्विक बोन। पेरिफेरल स्टेम सेल्स में अ पर्सन रिसीव्स सेवरल इंजेक्शंस दैट कॉज देयर बोन मैरो टू रिलीज स्टेम सेल्स इनटू ब्लड and then blood is removed from body, separates out stem cells from blood and return blood to body. Umbilical cord blood में stem cells can be harvested from umbilical cord after delivery with no harm to newborn. Some people donate cord blood and others stores it. ये adult stem cells के उसमें हम कहीं ना कहीं डिटेल समझ रहे थे। और साथ ही जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स पढ़ते हैं तो एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है जिसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जीन ट्रांसफर। इसमें मीनिंग क्या होता है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं उसके अंदर कोई जीन का अगर ट्रांसफर करना है तो उसकी क्या मेथड होती है, उसको हम कहीं ना कहीं समझते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसको कहते हैं जर्म लाइन जीन इंसर्शन अप्रोच। जर्म लाइन जीन इंसर्शन अप्रोच, इसको ये भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसमें क्या होता है, इसको समझना थोड़ा जल्दी से समझ लेंगे इसको,
तो ये टॉपिक में आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें पता होना चाहिए वो याद रखना कि यूकेरियोट्स जो थे, अगर यूकेरियोट्स में हम बात करते हैं तो शोज फर्स्ट एडवांस प्रूव्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन बाय ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी वर जिन एनिमल्स में यूकेरियोट्स के अंदर अगर स्पेशली बात की जाए यूकेरियोट्स में, तो स्पेशली जिन यूकेरियोट्स के अंदर इस टाइप से ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था वो कौन थे, तो वो थे माइस। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आपके कोर्स में है, मैं कोशिश करूंगी वो उसका वीडियो सेगमेंट एक अलग डिटेल में बनाऊं। फ्रूट फ्लाइज, ये सारे ऑर्गेनिज्म पर किया गया था। और जर्म लाइन जीन ट्रांसफर हैज इंक्रीज रेट ऑफ प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग मैमेलियन डेवलपमेंट। इसका अगर हम अप्रोच की बात करें तो मैमेलियन डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल साबित हुआ है ये। और आपको ये भी पता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कौन सी स्टेज पर मिलते हैं, तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आपको पता है इनर सेल मास जो होता है ब्लास्टोसिस्ट का, उस स्टेज पर मिलते हैं, वो हमने बात की थी। अब क्या हो रहा है कि हम पढ़ कौन सा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर जीन का इंसर्शन हो रहा है, वो अप्रोच हम देख रहे हैं, जीन ट्रांसफर देख रहे हैं। तो जब इस तरह से जीन को ट्रांसफर करना इस टाइप से चीज होती है, जीन के ट्रांसफर को ही तो ट्रांसजेनिक कहते हैं, है ना। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ रही होगी, ट्रांसजेनिक है ये टेक्निक, ये तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से, ट्रांसजेनिक टेक्निक है। सो 3 अप्रोचेस होती है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैमेलियन जर्म लाइन्स के लिए, जो कि करेंटली यूज में आ रही है। 3 टेक्निक्स जिससे कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का जीन ट्रांसफर किया जा सकता है। वो 3 टेक्निक्स कौन कौन सी, उनके नाम मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। पहला नाम होता है डीएनए माइक्रो इंजेक्शन, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। दूसरी होती है रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस मैं एक पॉइंट हटा देती हूँ ऐसा, मीडिएटेड जीन ट्रांसफर रेट्रोवायरस की हेल्प से होता है, और एक डीएनए माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से होता है। और तीसरा ऑप्शन होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, जिसको हम बेसिकली यही वाला कह रहे हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जीन ट्रांसफर। तो ट्रांसजेनिक टेक्निक जो होती है सिर्फ इसी के लिए नहीं है, यह एक ऊपर से क्वेश्चन टाइप से बन रहा है कि ट्रांसजेनिक टेक्निक के 3 टाइप्स होते हैं। अब ट्रांसजेनिक टेक्निक, किसी जीन को अगर आपको ट्रांसफर करना है तो उसकी 3 टेक्निक होगी, डायरेक्टली माइक्रो इंजेक्शन कर दो या फिर रेट्रोवायरस का यूज करो, और वो नहीं कर सकते तो डायरेक्टली, मैंने यहाँ पर शायद थोड़ा सा आपको यहाँ पर गलत तरह से कह दिया, आप शायद उसको कंफ्यूजन में आ रहे होंगे कि मैं कह रही हूँ कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की ही टाइप से, ऐसा नहीं समझना है आपको, ये समझना है कि ट्रांसजेनिक टेक्निक के 3 टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप यही हमारा जो टॉपिक है वो खुद ही इसका एक टाइप बन जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो ट्रांसजेनिक टेक्निक्स है ना, ये एक बेसिक नॉलेज था। उस ट्रांसजेनिक टेक्निक्स में से ये जो थर्ड वाली टेक्निक है उसी को तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जीन ट्रांसफर के अंदर। तो ये चीज आई होप अब थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी, पहले शायद कंफ्यूजन में मैंने शायद वो पॉइंट इतना प्रॉपर्ली नहीं कहा तो कंफ्यूजन हुआ होगा आपको। अब आपको पता है ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसी से हम बात करते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी आपको पता है, ये बाहर की आउटर लेयर होती है जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और उधर एक अंदर की तरफ इनर सेल मास होता है, ये आईसीएम होता है, आईसीएम, और ये आउटर लेयर होती है जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ये आपको पता है। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है यानी कि आउटर सेल मास जो होता है ट्रोफोब्लास्ट, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन, योक सैक, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइन, ये सारी चीजें बना सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लेसेंटा भी बनाता है। वहीं अगर आईसीएम की बात करते हैं तो आईसीएम क्या बना सकता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये 3 लेयर्स बना सकता है। तो ये दोनों की आपको फंक्शन तो पता है। इसमें आईसीएम में मैंने जैसे आपको बताया कि एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है। तो एक्टोडर्म थोड़ी स्किन और लाइनिंग्स जो होती है अंदर के भाग में, लाइनिंग्स और ये सब चीज बनाते हैं। मीजोडर्म विसरल ऑर्गन्स के अंदर यूजफुल होता है, आपको पता ही होगा। एंडोडर्म जो होता है वो जेनाइटल ट्रैक्ट बनाएगा। इस टाइप से इनके फंक्शन तो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा रिविजन के सेक पे बताती जा रही हूँ। अब फाइनली आ जाती है स्टेप्स, ये सब तो समझ लिया स्टेप्स, अब करना क्या है ये समझते हैं। सॉरी, अब सबसे पहले क्या होता है, पहली स्टेज में आपको क्या करना होता है कि अब मैंने आपको शुरू में बताया था, जब भी आपको इनर सेल मास में से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल निकालना है तो पक्के से वहां पर उस एम्ब्रियो का क्या करना होता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसको सेक्रीफाइस करना होता है। तो एक एम्ब्रियो तो सेक्रीफाइस हो गई होगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहले मान लीजिए एक एम्ब्रियो, जिसका एम्ब्रियो 1 नाम लिख देती हूँ मैं, एम्ब्रियो 1। इस एम्ब्रियो के अंदर यहाँ पर इनर सेल मास होगा इसका, उसमें से आपने क्या करा, एम्ब्रियोनिक के जो स्टेम सेल्स थे उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया, उनको बाहर निकाल दिया, और उसके अंदर से उसका जो उसमें जो डीएनए वाला पोर्शन होगा उसका, उसमें से उसके जीन और जो लेना है वो सारी चीजें ले ली। समझ में आ रही बात। सो पहली स्टेप होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर कल्चर्ड। पहले तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एक निकाला होगा आपने, मान लो यहाँ से इस
मास में से एक सेल निकाला तो उसको कल्चर कर दिया उसको। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर कल्चर्ड एंड सब्जेक्टेड टू डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। उस कल्चर करने के बाद उसके साथ क्या किया जाता है, उसके साथ डीएमजीटी की जाती है। डीएमजीटी क्या होता है, डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। उसके साथ डीएमजीटी की जाती है और उसके साथ दूसरे मैनिपुलेशंस किए जाते हैं, यानी अब ये मैनिपुलेट कर दिया गया है, ये मैनिपुलेशन हो गया इसका। अब दूसरी स्टेज क्या होती है, ये फर्स्ट स्टेप थी, दूसरी स्टेप की बात करते हैं। दूसरी स्टेप में जो सेल्स थे विद डिजायर्ड जेनेटिक अल्टरेशन आर देन इंसर्टेड इनटू ब्लास्टोसिस्ट कैविटीज। अब दूसरा एम्ब्रियो ले लिया जाता है, ठीक है, ये एम्ब्रियो नंबर 2 है। अगेन ये भी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। तो अब इसकी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में यहां से जो आपको डिजायर्ड चीजें थी वो आपने जो यहां से इसका ये वाले का तो सेक्रीफाइस हो जाता है, ये वाला एम्ब्रियो तो सेक्रीफाइस्ड है, ठीक है। तो इस एम्ब्रियो में से जो आपने चीजें ली थी, उस डीएनए जो चीजें थी उसको आप यहां से निकाल कर इसके अंदर क्या करते हो, इंसर्ट कर देते हो नए एम्ब्रियो में। तो सेल्स विथ डिजायर्ड जेनेटिक अल्टरेशन आर देन इंसर्टेड इनटू ब्लास्टोसिस्ट। और कहां पर, ये भी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ही है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटीज, वहां पर उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये वाला एम्ब्रियो इधर जो एम्ब्रियो नंबर 1 था वो तो सेक्रीफाइस्ड है, लेकिन ये वाला जो है एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो नंबर 2 है वो तो यहाँ पर सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि उसमें आपने अभी नए जीन्स इंसर्ट कर दिए। तो अब जब ये जो स्टेज आती है जिसमें उसके पास खुद के तो इनर सेल मास था ही, साथ में कुछ जो डिजायर्ड था, जो आप चाहते थे उसके अंदर नए जीन्स आ जाए, उन नए जीन्स को जब आपने इसमें इंसर्ट कर दिया तो अब जो नई चीज यहाँ पर बनती है उसको कहते हैं मोजेक। और मैंने शुरू में बता दिया था, माइस, फिश और फ्रूट फ्लाइज, अभी इसी के ऊपर हम लोग कर पाए हैं, अभी ह्यूमंस तक नहीं पहुंचे इसमें हम। मोजेक, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सेल्स थे जिसमें डिजायर्ड आपने अल्टरेशन करा आर देन इंसर्टेड इनटू ब्लास्टोसिस्ट कैविटीज, इतना तो समझ में आता है। उसके अंदर क्या होता है, वेयर दे रिज्यूम नॉर्मल डेवलपमेंट। अब इस एम्ब्रियो का नॉर्मल डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड प्रोड्यूस जेनेटिकली मोजेक एनिमल्स। अब मोजेक, अभी मान लीजिए आप माइस मान लो, आपका एक मोजेक माइस यहाँ तैयार हो गया क्योंकि आपने यहाँ पर डिजायर्ड जो जीन्स है वो भी डाल दिए और अभी एक नॉर्मल डेवलपमेंट शुरू भी हो जाएगा। सो यहाँ पर याद रखना, वेयर दे रिज्यूम नॉर्मल डेवलपमेंट एंड प्रोड्यूस जेनेटिकली मोजेक माइस विथ दीज सेल्स डिराइव फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेम लाइन्स या फिर एंड अदर्स फ्रॉम इंजेक्टेड ब्लास्टोसिस्ट। ये आपको समझ में आता है, एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह हम चलते जा रहे हैं, समझ में आया। तो इस स्टेज में ये जो मोजेक वाली कंडीशन है, इसके पास स्टेम सेल्स तो है, लेकिन स्टेम सेल्स एम्ब्रियो 1 के भी है और एम्ब्रियो 2 के भी है, इसके पास इतने ज्यादा स्टेम सेल्स आ जाते हैं और ये नॉर्मल डेवलपमेंट भी इसका यहाँ पर शुरू हो जाता है। नॉर्मल डेवलपमेंट, जो भी सरोगेट मदर होगी उसमें उसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा तो वहां उसका नॉर्मल डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। अब ये नॉर्मल डेवलपमेंट हुआ, इसकी यहाँ पर बर्थ होगी, ये सब समझ में आता है। तो ये एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर नया बन गया। अब इस नए ऑर्गेनिज्म में क्या चीज देखने को मिलती है, फॉर एग्जाम्पल इस जो नया ऑर्गेनिज्म था इसका नाम हमने मोजेक रखा, एक सेकेंड, तो मोजेक। अब यहाँ पर ये जो मोजेक माइस था, मोजेक माइस, क्योंकि मोजेक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर मिक्सचर पाया जा रहा है। किसका मिक्सचर पाया जा रहा है, एम्ब्रियो 1 और एम्ब्रियो 2 के जो जीन्स था उनका मिक्सचर पाया जा रहा है। तो ये जो मोजेक माइस है, इसकी बर्थ होगी, सरोगेट मदर ने इसको बर्थ दे दिया, ये बड़ा हो गया, अडल्ट हो गया, अब ये अडल्ट फॉर्म में आ गया, ये खुद ही बड़ा हो गया। अब ये जब खुद बड़ा हो जाएगा तो इसका क्रॉस करवाया जाएगा या इसको ब्रीड करवाया जाएगा। तो मान लीजिए एक नॉर्मल माइस के साथ इसकी ब्रीडिंग करवाई गई, नॉर्मल माइस के साथ, ठीक है, तो मोजेक माइस और नॉर्मल माइस की ब्रीडिंग करवाई। तो आप कह सकते हो दिस मोजेक माइस इज ब्रेड टू पास, इसको ब्रेड करवाया जाता है टू पास ऑन जीन। अब ये जो जीन होता है इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उसको पास हो जाएगा, इसके ऑफ स्प्रिंग्स तक हो जाएगा। प्रोवाइडेड ESCs यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो रहते हैं उसको मैं ESCs कह रही हूँ। तो ये जो इसके पास एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स थे वो अब इसके ऑफ स्प्रिंग्स में आ जाएगी। तो मान लीजिए इसके पास E1 और E2 के मिक्सचर था, ये E3 वाला था, तो अब ऑफ स्प्रिंग्स के पास किस तरह के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होंगे, तो ऑफ स्प्रिंग्स के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स E1 के तरह के भी होंगे, E2 के तरह के भी होंगे और E3 की तरह के भी होंगे, जिसमें से E2 तो इसके ओरिजिनली खुद के थे, E3 इसके ओरिजिनली खुद के थे, लेकिन ये E1 वो जो सेक्रीफाइस्ड एम्ब्रियो था उसके थे, तो E1 यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेगी कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन है, ठीक है। तो F1 जनरेशन या F1 हाइब्रिड देन कैरीज न्यू जीन्स इन ऑल सेल्स। अब इसके पास कोई हमने यहाँ पर हाइब्रिड नहीं बनवाने की कोशिश करी या इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करी, लेकिन इसके जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हो गए उसके पास नेचुरली वो नए जीन रहेंगे जो कि हमने शुरू में इसके अंदर अप्लाई करने की कोशिश करी थी, इसके पास डायरेक्टली उसके नेचुरल तौर पे उसके पास आ जाएंगे और इसके बॉडी सेल्स में वो इंक्लूडेड रहेंगे,
तो वैसे तो ये टॉपिक अब यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इस टॉपिक में आपको बस इतना थोड़ा सा याद रखना है कि फॉर एग्जांपल इसको डायग्राम से समझे तो ये आपकी पेट्री डिश है। पेट्री डिश में आपने यहाँ से जो चीज आप डाल रहे हो, यहाँ पर आप मान लो इसमें आपने जो चीजें डाली है ये आपका क्लोन्ड डीएनए। क्या है ये? क्लोन्ड डीएनए। इस क्लोन्ड डीएनए को आपने डाला और यहाँ पर ऑलरेडी जो चीज पहले से इस पेट्री डिश में रखी हुई थी वो क्या थी, मैं उसको स्क्वायर्स के फॉर्म में शो कर देती हूँ। वो यहाँ पर थे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स अंदर ऑलरेडी थे। उसके अंदर आपने जो टेक्निक पहली यूज करी थी वो थी डीएमजीटी। डीएमजीटी मैंने आपको बता दिया था क्या था, अब आपको याद होगा। उसके बाद आगे चले तो ये स्टेज को अगर आप देखोगे तो आपने जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज थी जिसमें यहाँ पर इनर सेल मास रहता है, और उसी स्टेज में आपने ये जो ऊपर का जो क्लोन्ड डीएनए था, इसी क्लोन्ड डीएनए को इसके अंदर भी यहाँ पर इंसर्ट करवा दिया, और वो भी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में करवाया। तो ये यहाँ पर आईसीएम था, ये आसपास के ट्रोफोब्लास्ट थे, वो भी आपको पता है, और इसमें आपने डाल दिया। तो इंजेक्शन हो रहा है इस जगह पर ऑफ ट्रांसफेक्ट। एक चीज अब यहाँ पर होना चाहिए, चलिए मैं लिखती नहीं हूँ, आप ऐसे समझिए। इंजेक्शन ऑफ ट्रांसफर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स नॉर्मल माउस के अंदर आपने कर दिया, ये आपको समझ में आ रहा है, उसके मतलब ब्लास्टोसिस्ट में कर दिया। फिर यहाँ पर मतलब वो जो नॉर्मल चीजें चल रही थी ना, जो कि आपको यहाँ इस डायग्राम से ज्यादा अच्छे समझ में आया होगा। तो अब ये देखिए डीएमजीटी था, फिर उसके बाद एम्ब्रियो 2 के अंदर नया वाला जो E1 में से आपने जो जीन्स डिजाइड थे वो उसको इंसर्ट कर दिए थे। तो इसके पास 2 तरह के स्टेम सेल्स आ गए थे, E1 E2। तो वही चीज हो रही है यहाँ पर भी कि आपने यहाँ पर ये जो E2 है, E2 के अंदर ये E1 के निकाल लिए, यहाँ पर E1 का काम हो गया। ये इस E2 के अंदर आपने E2 प्लस यहाँ पर E1 का एडिशन करवा दिया, E1 के स्टेम सेल्स आपने यहाँ पर ऐड कर दिए। यही चीज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये चीज जब हो जाती है तो अब ये एम्ब्रियो तो बन गया, लेकिन अब इसे एम्ब्रियो को आप यहाँ ऐसे पेट्री डिश में तो ग्रो नहीं करवा सकते, तो आप इसको इम्प्लांट करोगे। इम्प्लांट किस में करोगे? सरोगेट मदर में करोगे। सरोगेट मदर उसको मतलब संभालेगी, ऐसे आप सोच सकते हो। तो उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा, तो जिस मदर में होगा तो आपको समझ में आता है सरोगेट मदर कहला। तो अब जो सरोगेट मदर जब बर्थ देगी तो जो माउस वहां पर रहेगा, वो माउस देखिए शुरू में यहाँ पे उसको मोजेइक माइस भी कहा था मैंने, लेकिन इस माउस का एक और नाम भी हो सकता है। तो आप मोजेइक को ही दूसरा नाम दे सकते हैं, जिसको कहते हैं काईमेरिक माउस। CHIMERIC काईमेरिक माउस यहाँ पर बन जाएगा। और फिर उसी मोजेइक या काईमेरिक माउस को जब नॉर्मल के साथ आप क्रॉस करवाएंगे तो उस नॉर्मल के पास ऐसे सेल्स आ जाएंगे जो कि उसके खुद के ही जैसे सेल्स उसकी बॉडी में नेचुरल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जीन ट्रांसफर जर्मलाइन जीन इंसर्शन अप्रोच कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में मैं अभी और स्टेम सेल टेक्निक के बारे में और डिटेल्स बताऊंगी, क्योंकि मुझे आगे जाके आपको हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स भी बताने हैं, तो जिसमें ब्लड सेल का फॉर्मेशन, स्टेम सेल डिसऑर्डर, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, रिन्यूअल बाय स्टेम सेल्स किस तरह से होता है, उसके एपिडर्मिस का जो भी फंक्शन है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली। यहाँ पर हमारा टॉपिक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, और उसकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी लगभग यहाँ पूरी मेंशन हो जाती है। कुछ अगर ऐसा हुआ हो जो आपको लगता है कि कुछ रह गया और इस टॉपिक में, आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करेंगे, हम आगे उसमें और डिटेल हुआ तो बना देंगे। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप द वीडियो नाउ। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।